नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक सिविल प्रोसीजर कोड की एक सीरीज आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो कि ये हम समझेंगे केस मैनेजमेंट मैनुअल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुडिशियल कमेटी द्वारा बनाया गया है। ये लेकिन चूंकि इसमें हम सिविल प्रोसीजर कोड तक हम सीमित रखेंगे और ये इसमें क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको समझने के लिए अगर केस मैनेजमेंट मैनुअल विद सिविल प्रोसीजर कोड को साथ पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। तो ये एक सिविल प्रोसीजर कोड के पहले से हम पार्ट 2 पे चलते हैं, सिविल, जो कि बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड होता क्या है। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो रेगुलेट करता है सारे प्रोसीजर्स को, जितने भी सिविल कोड्स होती हैं, और हाई कोर्ट्स जो है उसके पास पावर होती है, वो अल्टर कर सकता है, ऐड कर सकता है रूल्स को, और जो भी नए रूल्स हैं वो बना सकता है। लेकिन जो मेन बॉडी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है उसके साथ इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और जो सारे रूल्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और जब अप्रूवल जब मिल जाता है तो फिर रूल्स पब्लिश किए जाते हैं। और जनरल पावर्स भी होती है हाई कोर्ट के पास, और जिसमें हाई कोर्ट के रूल्स बना सकता है वो है सेक्शन 128 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ये 128 सिविल प्रोसीजर कोड के पास हाई कोर्ट के पास पावर है, जो अपने जो रूल्स हैं वो बना सकता है। और अगर हम इसमें रूल को भी देखेंगे तो ये लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 128 भी ये कहता है कि जो रूल्स जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस कोड के, लेकिन may provide with matters related to the procedure of the civil courts। और ये है सेक्शन 128। ये आप जो सिविल प्रोसीजर कोड का जो भी होगा उसमें से आप देख सकते हैं, मैनुअल होगा या बेयर एक्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट शेड्यूल है सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसमें रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं, और सारे ऑर्डर्स जो है रेलिवेंट नहीं, ऑल ऑर्डर्स आर नॉट ऑल द ऑर्डर्स आर रेलिवेंट इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं, अल्टरेशन भी हो सकते हैं बाय द पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं उसी जुरिस्डिक्शन में। मान लीजिए किसी स्टेट की एक हाई कोर्ट ने एक अपना रूल बनाया तो वो उसी की जुरिस्डिक्शन उसी की स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, दूसरी स्टेट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कोई भी चीज समझने के लिए देखिए, सिविल केस को समझने के लिए उसकी स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस को यहाँ पर अच्छे से मैनुअल में बता रखा है। तो देखिए, और जो कुछ का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बताया गया है इसमें, जो कि बताया गया है कि सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो सारे सूट्स होते हैं सिविल नेचर के, जब अनलेस एक्सप्रेसिवली ब्रॉड मींस अगर कोई जैसे कोई ट्राइब्यूनल का मैटर है, जो सर्विस मैटर है, तो अगर उसे बार्ड किया गया है तो सिविल कोर्ट्स जो हैं उसमें एंटरटेन नहीं कर सकती हैं। सिमिलरली आपके आर्बिट्रेशन मैटर्स हो गए, उसमें भी अगर बार किया गया है उसको तो फिर वो मैटर्स को डील नहीं कर सकती। सिर्फ जो सिविल कोर्ट्स है वो सिर्फ सिविल में नेचर के जो मैटर्स है, जितने भी सिविल सूट्स होते हैं जो कि सिविल नेचर के हैं, वो ही सुनती है। अब इसमें देखिए, इसमें कोर्ट्स कौन सी हैं। कोर्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की होती है, जो कि प्रिंसिपल कोर्ट होती है ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन ऑल सिविल केसेस। तो जितने भी सिविल जुरिस्डिक्शन की जो प्रिंसिपल कोर्ट होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो वो एक प्रिंसिपल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, सेशन जज जो है वो क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो असिस्ट के करते हैं बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द कोऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके अंडर कितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि वो लेकिन जो वो सारे के सारे जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होंगे डिस्ट्रिक्ट जज के। आगे फिर बताया है कि जो सीनियर सिविल जज जो हैं वो उनके पास भी डेलीगेटेड पावर्स होती हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल सिविल जजेस। अब उनके नीचे जो आते हैं वो सिविल जजेस आते हैं, पहले सीनियर सिविल जजेस आते हैं, फिर उसके नीचे सिविल जजेस आते हैं। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज जो हैं वो इंचार्ज होते हैं प्रोसेस सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट के। अब आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि जो सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं दो पार्टीज के बीच में, दो और मोर पार्टीज के बेसिस पे
प्रीपोंडेंस ऑफ द एविडेंस के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल के मैटर्स में जैसे होता है वो ऑन जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होता है कि पूरी तरह से अगर साबित करेंगे तभी वो मैटर डिसाइड होगा। यहाँ पर जिस एविडेंस का वेटेज ज्यादा होगा उसके फेवर में डिसीजन जाता है। बिफोर ट्रायल इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि द इश्यूज ऑफ द adjudicated upon are clearly identified and articulated। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले इश्यूज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और पार्टीज जो है वो असर्ट्स करती है उन्हीं के ऊपर ऑनर्स ऑफ द प्रूफ है। जो पार्टीज क्लेम करती है तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो प्रूफ करना भी उन्हीं पार्टी के ऊपर ही रहता है। और जो व्हेन पार्टी हैज अड्यूस्ड evidences to prove his case, the other parties has the right to adduce evidence to rebut। कोई भी अगर सिविल केसेस में क्या है कि एक पार्टी अपना कोई एविडेंस देती है तो दूसरी पार्टीज के पास भी राइट होता है कि वो अपने एविडेंस लाए और जो जिस पार्टी ने एविडेंस दिया उसको रिबट करे, उसको अपोज करे। अब यहाँ पर बताया गया कि ऑनर्स ऑफ द प्रूफ जो है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट स्टेशनरी होता है। जैसे क्रिमिनल मैटर्स में ऑनर्स ऑफ द प्रूफ जो है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। सिविल मैटर्स में यहाँ पे बताया गया कि ये फिक्स नहीं होता है और स्टेशनरी भी नहीं होता है और शिफ्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। मान लीजिए प्लेंटिफ के ऊपर आता है तो प्लेंटिफ ट्रायल के अंदर भी वो डिफेंडेंट के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। तो फिर यहाँ पर कोर्ट जो है वो बहुत केयरफुल होती है जब पार्टी जो है वो अपना डिस्चार्ज करती है ऑनर्स। आगे बताया कि जब इशू कॉन्टेस्ट किया जाता है तो फिर इसके बेसिस पे एडमिसिबल एविडेंस के बेसिस पे ही जो है मैटर को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे फिर अगली चीज बताइए कि रोल ऑफ ए जज। अब जज की क्या क्या रूल्स हैं वो बताया गया है। तो ये सारा हमने आज जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसके जो पार्ट्स हैं वो हम सिविल केस में होते हैं वो डिसाइड कर क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या हैं। और फिर इसके बाद जो भी सिविल केस फाइल किया जाता है तो उसके 6 स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। तो पहला है जी फाइलिंग द प्लेंट, इट्स स्क्रूटनी एंड एडमिशन। जब भी प्लेंट फाइल करते हैं तो एक फाइलिंग होती है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसके बाद जाके एडमिशन होती है। फिर उसके बाद जब प्लेंट फाइल के बाद सर्विस ऑन द पार्टीज एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इसमें जो है पार्टीज को सर्विस भी देनी पड़ती है। सर्विस होने के बाद कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स डाल दी गई है जिसमें आप का जो रिटन स्टेटमेंट हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ये सारे जो है उसमें कवर्ड अप होते हैं। जब पूरी तरह से कवर्ड हो जाए तो फिर कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। फिर उसके बाद इशू एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर उसके बाद एविडेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर 4th स्टेज आती है हेयरिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सुने जाते हैं। फिर आर्गुमेंट सुनने के बाद फिर जजमेंट एंड डिक्री। जो कोर्ट जो है फिर उसके बाद अपनी एक जजमेंट देती है और डिक्री देती है। फिर उसके बाद भी खत्म नहीं होता है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होनी होती है। तो ये सब 6 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं स्टेजेस ऑफ दिस सिविल केस में, तब जाके जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बाकी की हम सीरीज पर आप बने रहिए जानने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।